नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बजट तो देख ही लिया होगा आपने, अंतरिम बजट और बजट के बाद बाजार का थोड़ा-सा ठंडा-ठंडा रुख। तो क्या बाजार को बजट में ना कुछ अच्छा लगा, ना कुछ बुरा लगा, बस एक घटना आई, चली गई? नहीं, नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मेरे हिसाब से बाज़ार ने बजट को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया है। अदरवाइज़ इतना लोडेड मार्केट है, मार्केट गिरना चाहिए था। तो मार्केट का नहीं गिरना इटसेल्फ इज़ द रिस्पेक्ट टू द बजट। पहली बात तो मैं बोलूँ कि आपने पूछा बजट देखा क्या लगा? मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये इलेक्शन बजट है ही नहीं। क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत तो सोचा था खर्च होगा, खर्च हुआ लेकिन अगेन विथ अ फोकस ऑन ग्रोथ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरऑल कंट्री का ग्रोथ बिकॉज़ जो भी रूरल एरियाज़ के लिए भी निकाला गया है बजट में, वो भी ओवरऑल कंजम्पशन पुश करेगा, ग्रोथ पुश करेगा, एम्प्लॉयमेंट पुश करेगा। तो ऐसे बजट में कोई नेगेटिविटी तो दिखी नहीं। साथ में मुझे ये भी लगता है कि एक इन्होंने ब्लूप्रिंट दे दिया कि जब वापस आएँगे तो जुलाई में हमारा फ़ोकस क्या रहेगा। तो नॉट कॉम्प्रोमाइज़िंग विद द ग्रोथ इटसेल्फ अच्छा बजट है, कोई शिकायत नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, मुझे बहुत ही पसंद आया और मार्केट को भी पसंद आया, मेरा ऐसा अंदाज़ा है, नहीं तो मार्केट को गिरना चाहिए था। आपने कहा कि जुलाई में आएँगे तो क्या करेंगे, इसका ब्लूप्रिंट, इसकी रूपरेखा इन्होंने सामने रख दी। तो अगर उसे आप समराइज़ करें सार संक्षेप में, इस बजट भाषण को सुन करके या जो प्रावधान रखे गए उनको सुन करके जुलाई के बाद वाला ब्लूप्रिंट आपको क्या दिखा? पहली चीज़ कि जो फिस्कल डिसिप्लिन चल रहा है, वो कंटिन्यू होगा, इनफैक्ट बेटर देन एक्सपेक्टेशन मैं मुझे भी नहीं लगा था कि 5.1% ऑफ जीडीपी अगर फिस्कल डेफिसिट को लेके आ जाएँगे प्लान के हिसाब से एफवाई 25 में, ये बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो प्लान्ड है एफवाई 26 के लिए 4.5% ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपकी इससे बोरोइंग्स कम हो रही हैं, जो इनका एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और बोरोइंग रेट कम होने का मतलब ये है कि इन ये चाहती है गवर्नमेंट कि जल्दी से जल्दी प्राइवेट कैपेक्स रिवाइव हो क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कैपेक्स कैपेक्स के लिए तो 11.1% और इंक्रीमेंटल 11.1 लाख करोड़ का आउटले दे दिया। लेकिन प्राइवेट कैपेक्स जिस रेट पे जाना चाहिए उस रेट पे नहीं आ रहा है, वो रेट पे तभी आ पाएगा जब इंटरेस्ट रेट, यील्ड ये सब सॉफ्टनिंग होने लगेंगे। तो अगर फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा और का साथ में जो इंडिया के बॉन्ड्स ग्लोबल इंडिसेस में ऐड हो रहे हैं जिसके कारण फॉरेन फ्लो हमारे देश में आएगा। इससे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत कंट्रोल में रहेगी। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत कंट्रोल में रहेगी तो प्राइवेट कैपेक्स इंप्रूव होगा, प्राइवेट कैपेक्स इंप्रूव होगा तो इकोनॉमी को स्पर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ग्रोथ का जो फ़ोकस है, वो इसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि हम जुलाई में जब आएँगे, तो हमारा फ़ोकस क्लियर रहेगा कि कंट्री के ग्रोथ को कैसे मेंटेन किया जाए और यहाँ से और एक्सेलरेट किया जाए। मेरा रीडिंग यही है। जी। अच्छा, आपने फिस्कल डेफ़िसिट के आंकड़े पर इतना ध्यान दिया और ब्लूप्रिंट मैंने पूछा तो मुझे लगा कि आप कुछ योजनाओं के बारे में कहेंगे या अ, किन सेक्टर्स पे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा उसके बारे में कहेंगे। आपने सीधे एक नंबर कहा 5.1, 5.8 और सा साढ़े 4 उसके बाद आगे और इस सब से आप बड़े खुश हैं। अ, हमारे कार्यक्रम को देखने वाले तो सारे निवेशक होते हैं, शेयर बाज़ार में रुचि रखने वाले होते हैं। उनको लगेगा कि भई हमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि वो 5.1 हो या 6.1 हो। और ये हाल तो हमारे निवेशकों का होता है या ट्रेडर्स का होता है। अगर आप सड़क पे बाहर निकल जाएँ तो उन्हें तो जीडीपी के आंकड़ों से भी लगता है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा समझाएँगे कि भई इस आंकड़े को आप इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? ठीक है। मैं आपको एक-एक पॉइंट समझाता हूँ, ऐसा नहीं है इनके प्रोग्राम्स जो हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं और मैंने पॉइंट्स एक्चुअली नोट भी किए हैं। 2 जगह फ़ोकस है। पहला मैंने जो बताया आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर का जो आउटले है वो बढ़ाया गया है नहीं, पहले तो एक ये 11.1% से। फिस्कल डेफ़िसिट वाला जो आंकड़ा है, इस पे इतना तवज्जो क्यों? मतलब ये चीज़ क्यों हमारे लिए समझनी बहुत ज़रूरी होती है? ओह! ठीक सार है। संक्षेप में सबसे सबसे पहले ये।
ओके, तो फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? जो गवर्नमेंट के इनकम होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं उसके डिफरेंस को। तो अगर आपको स्पेंड करने के लिए पैसा चाहिए, तो आपको बोरो करना होता है। गवर्नमेंट बोरो करेगी मार्केट में जितना आके, वो आपके इंटरेस्ट रेट को इम्पैक्ट करता है। आप जितना ज़्यादा बोरो करेंगे, आप इंटरेस्ट रेट को उतना ज़्यादा ऊपर लेके जाएँगे, बिकॉज़ आपको थोड़ा पैसा चाहिए होगा बाज़ार से, आपको कोई नॉर्मल मान लेते हैं कि 6.5% रेट पे दे देगा। आपको और ज़्यादा पैसा चाहिए, आपको थोड़ा ऊपर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, आपको और थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क करके लेना पड़ेगा, बिकॉज़ जितना आप डिमांड करेंगे, उतनी सप्लाई आपको हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे मिलेगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स कर दिया, अगर आपने फिस्कल डिसिप्लिन को कंप्लीटली छोड़ दिया, तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा मार्केट से बोरो करना पड़ेगा, जो कि आपके इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा पुश कर देगा अपवर्ड्स, और उसको बोलते हैं, वो किस सिचुएशन को लीड कर सकता है, वो हो सकता है कि क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। क्राउडिंग आउट क्या होगी? आपने बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स करना शुरू कर दिया मार्केट में, आपको ही इतना पैसा चाहिए कि एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने बहुत हाई पुश कर दिया। अब जब प्राइवेट सेक्टर वाले आएँगे, तो वो बेचारों को और ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा नहीं लेना पड़ेगा मार्केट से। अब वो उनके प्रोजेक्ट के लिए एफिशिएंट नहीं रहेगा, उनको आरओआई नहीं मिलेगा, उनका रिटर्न गिरने लगेगा, एंड देयरफॉर फर्दर जो प्राइवेट कैपेक्स होना चाहिए था, जो कि आपकी कंट्री के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, ओवरऑल ग्रोथ के लिए कि प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन हो, वो मार खा जाएगी। इसीलिए फिस्कल डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और फिस्कल डिसिप्लिन अगर बोरोइंग्स कंट्रोल में रहते हैं, तो ओवरऑल डेट कंट्रोल में रहता है, और डेट के कंट्रोल में रहने का मतलब क्या है? आपकी इकोनॉमी को स्टेबल माना जाएगा। इकोनॉमी स्टेबल मानी जाएगी, इसका मतलब क्या है? जो बाहर के लोग हैं, वो आपकी स्टेबिलिटी को देख के और आपके पास पैसा लेके आएँगे। अगर आप अनस्टेबल रहेंगे, मान लीजिए कि पाकिस्तान जैसा हो गया जिसमें आपके पास खाने-पीने को भी कुछ नहीं है। बाहर वाले आपके पास पैसा लेके नहीं आएँगे, पैसा आएगा नहीं तो आप इन्वेस्ट और ग्रो कहाँ से करेंगे? तो एक फिस्कल डिसिप्लिन का बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है, सब कुछ शुरुआत ही होता है फिक्स्ड इनकम या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से। तो ये आप समझिए कि अगर मैंने अपने बोरोइंग को कंट्रोल में रख लिया, गवर्नमेंट सब कुछ सब वहीं से शुरू होता है। अगर उसको जी। कंट्रोल में किया, तो मेन मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कंट्रोल में आ जाएगा, और ये लार्जर इम्पैक्ट बेनिफिशियल ला के देगा। बिल्कुल, जैसे हम आप अपनी बोरोइंग को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अगर हमने अपनी क्षमता से ज़्यादा उधारी ले ली, तो फिर वो हमारी वित्तीय तबाही का कारण बनेगा और अगर सरकार ने अपनी क्षमता से ज़्यादा उधारी ले ली, तो फिर ये पूरे देश की तबाही का कारण बनेगा। तो जिन मित्रों को ये अभी जो सोमेश जी ने समझाया है, नहीं समझ में आया, तो दोबारा सुन लीजिए, रिवाइंड करके सुन लीजिए, तीसरी बार सुन लीजिए। लेकिन ये ऐसी चीज़ है, जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बाज़ार के बारे में साफ़ होनी चाहिए हमेशा। अगर नहीं, तो फिर कभी न कभी आप कोई गलती करेंगे और उसके पीछे कारण ये होगा कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझा था। तो अगर आप शेयर बाज़ार में मतलब सिर्फ़ मोमेंटम प्लेयर नहीं है कि जो चल रहा है उसको खरीद लिया, जो नहीं चल रहा है बेच दिया, उसमें जो होना होगा वो तो होगा। लेकिन अगर आप एक निवेश के काम में हैं और हर किसी को होना चाहिए, निवेश के ही काम में होना चाहिए। तो अ, ये सब चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं। अब शोभेश, आप जो बता रहे थे कि अ, इस बजट के इंग्रीडिएंट्स, जो चीज़ें आपको ख़ास करके पसंद आई, जो आपको एजेंडा दिखता है आगे का, जो नीतियाँ दिखती हैं आगे की, अ, उन सब के बारे में, जो सेक्टर्स इसके चलते फ़ायदे में रहेंगे, उन सब का ब्यौरा क्या है? हाँ, देखिए, पहली चीज़ ये समझिए कि हर किसी भी प्लानिंग के लिए सबसे पहले होता है आपका विज़न क्या है? इस विज़न के पीछे आपका मिशन क्या है? और उस मिशन के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? और अकॉर्डिंगली आप प्लान करते हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। विज़न होता है आपका 5-10 साल का। गवर्नमेंट के केस में ये विज़न होगा 10, 20, 25, 50 साल का, बिकॉज़ उनको और लंबा देखना है। मिशन विज़न से छोटा होता है। हमारे लिए मान लीजिए 5 साल का विज़न है, हमारा मिशन हो सकता है 2 या 3 साल में हमको क्या करना है, 4-5 साल में क्या करना है, उसके छोटे टुकड़े। और
जो बड़े टुकड़े हैं उनको और छोटा पास लेके आइए। 1 साल, पहले साल क्या अचीव करना है, दूसरे साल क्या अचीव करना है, उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, विज़न, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, एंड देन इसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो विज़न क्या है गवर्नमेंट का? सबसे पहला, अगर आपको ओवरऑल 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश, विकसित भारत बनना है, तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्लान करें कि आप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करेंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो। क्योंकि अभी भी कई प्रतिशत जनता भारत की जो है वो गरीब है या नीचे लेवल पे है। उसको भी लाना होगा, और उसको लाने के लिए आपको ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देखना होगा। क्यों? आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करते हैं तो आपके यहाँ लोग और आएँगे, आपका ट्रेड बढ़ेगा, आपका इंडस्ट्री बढ़ेगा, आपका बिज़नेस बढ़ेगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। अल्टीमेटली सब कुछ मैटर करता है फाइनली जाके रोज़गार पे। आपको रोज़गार मिलेगा इन सब के कारण ही। आपकी चोरी भी रुकेगी जब आपको रोज़गार मिलने लगेगा तब। जितना आप देखते हैं क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम हो रहा है, उसके पीछे भी यही होता है कि उनके पास रोज़गार नहीं है, काम करने को, खाने को कुछ नहीं है, तो जाके क्राइम करते हैं। तो पहला फ़ोकस जो है, जो ये कह रहे हैं कि मैं कैपेक्स और बढ़ाऊँगा और ज़बरदस्त बढ़ाऊँगा, वो इसलिए कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना चाहते हैं और इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट करना चाहते हैं, ओवरऑल भारत को ग्रो करना चाहते हैं, पहले। दूसरी चीज़, इन्होंने फ़ोकस किया है रूरल हाउसिंग पे और भी ज़्यादा। जो अभी चल रहा है उसको और भी ज़्यादा रूरल हाउसिंग पे फ़ोकस है और लोगों को घर मिलेगा। 2 लाख कितना 2 करोड़ या जो भी नंबर है जी, उसके 2 पीछे। करोड़। हाँ, अब आप समझिए कि 2 करोड़ लोगों को घर बनाने के लिए लेकिन कितने ये लोग लगेंगे? ये जो नई योजना है, जिसमें कह रहे हैं कि किराए पे रहने वाले, चॉल में रहने वाले, स्लम में रहने वाले, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले, आप कह रहे हैं रूरल फोकस, ये सारे लोग किराए पे मतलब गाँव में लोग किराए पे बहुत नहीं रहते हैं, या तो अपना घर होता है या झोपड़ी होती है, जो कुछ भी होता है, लेकिन किराए पे गाँव में रहने वाले बहुत कम दिखते हैं। किराए वाला कॉन्सेप्ट शहरों में होता है, फिर आगे जाकर के कस्बों में थोड़ा होता है। हाँ, चॉल स्लम तो गाँव में होते ही नहीं है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी गाँव में होती नहीं है। शायद अब बनने लगी हो कुछ-कुछ। अ, तो इसका फ़ोकस तो शहरों पे ही लगता है और शायद इसलिए कि जो ग्रामीण आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, वो अच्छी खासी सफल रही है। शहरी आवास योजना उतना ज़ोर नहीं पकड़ पाई, तो क्या ये एक रीपैकेजिंग है कि शहरी आवास योजना को भी अब ठीक से चलाया जाए? उसका एक्सटेंशन है। देखिए, गाँव में रह के ही ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ गाँव वालों को ही घर चाहिए। शहर में या छोटे शहरों में अगर आप देखेंगे तो ये सेम प्रॉब्लम है जो कि आपके यहाँ गाँव में प्रॉब्लम है, रहने का। तो ये जो बिल्कुल गाँव के स्केल पे हो रहा था, अब इसको थोड़ा-सा इसको एक्सटेंड किया जा रहा है बिकॉज़ ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है। तो इसको और एक्सटेंड किया जा रहा है सो दैट एक और स्ट्रैटा जो बहुत ही अनऑर्गेनाइज़्ड है। ऐसा नहीं है कि शहर या छोटे शहर, उसमें अनऑर्गेनाइज़्ड स्ट्रैटा नहीं है रहने वाला। उसको भी एक ऑर्गेनाइज़्ड फॉर्म में लेके जाने की ये कोशिश है, जो आपको एक फर्दर जॉब पुश देगी। बिकॉज़ वही तो मैं कह रहा हूँ कि 2 करोड़ लोगों को आप घर देना चाहते हैं। आप सोचिए उसके पीछे कितने मज़दूर लगेंगे, कितनी उनको न आमदनी होगी, एंड फाइनली ये कंट्रीब्यूट तो करेगा ग्रोथ में ही। तो ये आपको बोलता है कि फिर आप कहते हैं कि रियल एस्टेट क्यों? इसीलिए रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर ये 2 मिला दिया तो इनका फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है आपके ग्रोथ इन इकोनॉमी पे। कैसे? सड़क ही नहीं कहीं पे कनेक्ट करेगी। पहले क्या होता था, नदी पार करने के लिए नाव लेके जाते थे, कई लोग तैर के जाते थे। कितना बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस कैसे करेंगे? लेकिन जब आप उसको एक पुल से जोड़ते हैं, एक पक्के पुल से जोड़ते हैं, तो आपके पास एक पक्का रास्ता हो गया जहाँ से आप गाँव को, शहर को कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें बिज़नेस बढ़ सकता है। इसीलिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, घर, हाउस, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं कह रहा हूँ तो खाली रोड मत समझिए, आपका शिपिंग भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका एयर भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें आता है। तो ये 2 जो पुश हैं, ये स्ट्रक्चरल पुश हैं। इसका जो इम्पैक्ट है आपको 2 दिन में देखने को नहीं मिलेगा। आज जो जीडीपी आपकी ग्रो कर रही है, जो कि आप बेस्ट ग्रोइंग कंट्री हैं इन द ग्लोब, बेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, नॉट बिकॉज़ ये 2 बार में हो गया है। ये इनके 2 टर्म में
पहले टर्म में मान लीजिए गलती भी हुई तो दूसरे टर्म में उसको सुधारा गया और उसको सुधार के ये अब बेहतर सिचुएशन देख रहे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरल पुश है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो कीजिए और ग्रो करने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कह रही है मैं खर्च करने को रेडी हूँ, मैं खर्च कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल रख रहा हूँ, मेरा फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन्ड है एंड देयरफॉर अब आगे जाके प्राइवेट वाले भी आइए, हाउसिंग सेक्टर भी बूम पे जाइए। लखपति दीदी स्कीम पता नहीं इतनी कितने लोगों ने इसकी बात की। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज़ आप छोटे-छोटे जगह में जाके देखें जो आंगनवाड़ी और इससे जुड़े हुए लोग हैं, अगर इनकी इनकम ग्रो कर रही है तो धीरे-धीरे और वहाँ पे एक बेस बढ़ेगा, एक और ग्रोथ आएगा। तो आई थिंक ये ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर देता है, इन एक स्ट्रक्चर देता है जिसमें आप इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आएँगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो करेंगे और लोएस्ट स्ट्राटा को भी आप धीरे-धीरे ऊपर लेके आएँगे। अब ये कहना जी, मेरे हिसाब से सही नहीं है कि नीचे का स्ट्राटा ग्रो नहीं कर रहा है। आप बाज़ार में जाके देखिए, छोटे शहरों में जाके देखिए, जिस तरह की स्पेंडिंग है, मैं खुद जाके फर्स्ट हैंड देख रहा हूँ। सबके हाथ में पैसा आ रहा है रिलेटिव टर्म में। आप बोलेंगे कि गाँव वाले के हाथ में 5 करोड़ रुपए आ जाए, नहीं उसको नहीं, वो आप इनकम कहेंगे वो गलत बात है। जो ₹500 कमाता था अगर उसको आप ₹1000 कमाने पा रहा है, तो डेफिनिटली उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनकम लेवल बढ़ रहा है। मैं उस रिलेटिव टर्म की बात कर रहा जी। और आपने कहा कि ये आपको ताज्जुब हुआ कि ये चुनावी बजट नहीं हुआ। अभी एक टिप्पणी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे करुणा जी की और वो कह रही हैं गुड इवनिंग सर, इलेक्शन बेस्ड बजट। तो ये इनको लगा कि चुनाव आधारित बजट है ये। और अभी जो आपने ज़िक्र किया ना लखपति दीदी का, मैं आपको गिनाता हूँ क्या-क्या मतलब ये इलेक्शन बजट क्यों है? और मैं आज सुबह से था एबीपी न्यूज़ पे, वहाँ पे बजट समीक्षा चल रही थी तो उस कार्यक्रम में था। तो वहाँ पे मैंने एक टिप्पणी रखी कि इस बजट में भी ईवीएम हैकिंग टूल्स डाले गए हैं। और ऐसा मुझे क्यों लगता है, आप अपनी टिप्पणी दीजिएगा उस पे, कि लखपति दीदी कितनी मतलब संख्या में लोगों तक पहुँचेगी? मतलब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी की योजना के दायरे में लाया जाएगा। 3 करोड़ महिलाएँ, मतलब 3 करोड़ परिवार। 3 करोड़ परिवार में वोट कितने होते हैं जोड़ लीजिए। रूफटॉप सोलर 1 करोड़ घरों तक पहुँचाना है, मतलब 1 करोड़ परिवार, उनमें कितने वोट होते हैं? जिस तरह से उज्ज्वला योजना चली, जिसने घर-घर में जाकर के घर-घर मोदी पहुँचा दिया, ये रूफटॉप सोलर भी वही काम नहीं करेगा क्या? इसके बाद अब आप आइए, जो किराए वाली योजना है कि जो किराए में रहते हैं, चौल में रहते हैं, स्लम में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, उनको अपना घर खरीदने के लिए या बनाने के लिए हम मदद करेंगे, पैसे देंगे या उसकी जो भी रूपरेखा आएगी। घर किसी का कितना बड़ा सपना होता है कि हमारी अपनी छत हो, हमारा अपना मकान हो, और अगर उसमें सरकार की ओर से किसी भी तरह से मदद मिलती है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन को, कितनी बड़ी आबादी आ जाएगी इस दायरे में कि आप किराए में रहते हैं, आप चौल में रहते हैं, स्लम में रहते हैं, आप अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं। देश भर में कितनी संख्या होगी ऐसे लोगों की, और ये योजना जहाँ तक पहुँचेगी, जैसे ग्रामीण आवास योजना के बारे में हम एक मोटा-मोटा कहते हैं कि 4 करोड़ के आस-पास तक अभी पहुँचा है मामला। तो वैसे ही करोड़ों में ये संख्या भी पहुँचेगी ना। तो जितने करोड़ परिवारों को आप एक घर का सपना पूरा करने में मदद करेंगे, वो ईवीएम हैकिंग टूल नहीं बनेगा क्या? हूँ। मेरा एक क्वेश्चन सिंपल सा है कि आप और मैं इसको इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ से रिलेट क्यों नहीं करें? अगर हम इनको नहीं, ये एक्सेस दे रहे हैं, इनको बिल्कुल करेंगे, हाँ, बिल्कुल करेंगे, और इसीलिए मैंने कहा कि ये गुड इकोनॉमिक्स, गुड पॉलिटिक्स है। मतलब ऐसी पॉलिटिक्स नहीं है जो इकोनॉमिक्स के लिए खराब है। इकोनॉमिक्स भी होगा इससे, इससे डेवलपमेंट भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा बनेगा, देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। लेकिन साथ में क्या ये सारे करोड़ों परिवार क्या इस बात को नहीं देखेंगे कि सरकार ने हमें ये दिया है? नहीं, ये 2 अलग-अलग बातें हैं राजीव जी। पहली चीज़, ये जो हमने आपको सुविधा दी है, इससे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होगा। दूसरी चीज़, अगर मैंने अपने पैसे को बिना ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में सीधा खर्च कर दिया होता, जिसमें मैंने कैश सब्सिडीज़ या वैसे तरह की चीज़ें दे दी होती, जिससे तुमको सीधा पैसा नज़र आता और लालच में आ जाते, वो काम नहीं किया गया है। तो अगर किसी में सेंस है, तो ये लार्जर बेनिफिट, लार्जर इम्पैक्ट देने वाला है। अब इसको आप उस हिसाब से इलेक्शन बजट रिलेट करना चाहते हैं, वो अपना-अपना व्यू है।
मैं इसको ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग सेक्टर के ग्रोथ से रिलेट कर रहा हूँ, जो जहाँ पे ये पुश देने वाला है। अब उसके जी। बेनिफिट के कारण अगर लोगों को ये इलेक्शन में फ़ायदा होता है, वो इसका बाय प्रोडक्ट है। मैं ये कहना चाहूँ। जी। चलिए, तो अब ये बताइए कि इस बजट को देखने के बाद कहीं पे कुछ नए एवेन्यूज़ खुले हैं, जैसे अब आप कहिए कि रेलवे को लेकर के इतनी घोषणाएँ हुई हैं, तो क्या इस अंतरिम बजट से पहले रेलवे शेयरों में जो कूद-फांद हो रही थी, क्या वो जस्टिफ़ाई हो जाती है? क्या वो कूद-फांद आगे और चलेगी या पहले से लोगों ने खा पचा लिया है उसको? अ, इस बजट को देखने के बाद नए मौके कहीं पे खुल रहे हैं क्या पैसा लगाने के? इसीलिए मैंने वर्ड यूज़ किया राजीव जी, ये ब्लूप्रिंट है, बाकी फाइन फाइन प्रिंट आपको जुलाई में समझ में आएगा। ये समझ लें आप कि अगर गवर्नमेंट जब भी वापस आती है और जुलाई में बजट लेके आती है, तो फर्दर फोकस रहेगा कि इस जीडीपी ग्रोथ को यहाँ से कैसे एक्सेलरेट किया जाए, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। इस फोकस के साथ बजट बनेगा, ये मेरा कहने का मतलब है। तो अब यहाँ से मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि जो सेक्टर्स फ़ोकस में थे, वो सेक्टर्स बने रहेंगे फ़ोकस में। दोनों बातें अलग होंगी कि कौन से सेक्टर्स अच्छे करेंगे या उसके अंदर स्टॉक में पैसा बनाने का मौका है क्या? क्योंकि सेक्टर्स में काम होगा, ग्रोथ होगा, लेकिन उसके नीचे जो स्टॉक्स रहेंगे, उसका वैल्यूएशन कितना फ़ेवरेबल रहेगा, दोनों अलग-अलग बातें एड्रेस करनी होंगी। मेरा ऐसा अंदाज़ा है, मेरा ऐसा मानना है कि मैंने सेक्टर्स तो नोट किए ही हैं और उसी में मुझे बार-बार वही नज़र आता है कि कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट एंसिलरी। मैं रियल एस्टेट एंसिलरी पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ऑटो एंसिलरी, इनफैक्ट बीएफएसआई एज़ अ सेक्टर, बीएफएसआई में फाइनेंशियल सर्विसेज़ का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये सेक्टर्स इम्पोर्टेंट पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी जाके इम्पोर्टेंट रहेंगे। मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि जो भी ग्रोथ से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, उस पे फ़ोकस बनाए रखिएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट की बात है, तो वहाँ पे भाई वैल्यूएशन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, तो जब तक करेक्शन कूल ऑफ नहीं होता है, बहुत ही सेलेक्टिव स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी। एक जनरल मार्केट बाइंग करेंगे, इवन इफ सेक्टर इज़ अ फेवरेबल वन एज़ पर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, वहाँ पे पैसा बनना मुश्किल हो जाएगा। जी।